दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नाम था एकनाथ शिंदे। अब वह डिप्टी सीएम हैं। जिस दौर में मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस दौर में उनकी राजनीतिक सौदेबाजी जबरदस्त थी और हर कोई यह मानकर चलता था कि एकनाथ शिंदे के बगैर बीजेपी सत्ता में आ नहीं सकती है। परिस्थितियां बदल गई। आज की तारीख में बीजेपी चाहे तो महाराष्ट्र में अपने बूते सत्ता में आ सकती है। दूसरी तरफ बिहार खड़ा है। नीतीश कुमार ये मानकर चलते हैं कि उनके बगैर किसी की राजनीतिक सत्ता बन नहीं सकती है। लेकिन स्थितियां महाराष्ट्र के आईने तले अब नीतीश कुमार देखने को बेचैन हो गए हैं। वो ये मान रहे हैं कि जो हाल एकनाथ शिंदे का हुआ 2025 के चुनाव में या चुनाव के बाद उनकी स्थिति कमोवेश यही हो जाएगी। तो क्यों नहीं अभी से बिहार घूमना शुरू कर दें और देखना परखना शुरू कर दें क्या उनका दोबारा पलटना उनकी मौजूदगी को बरकरार रखेगा या नहीं रखेगा। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर बिहार के छात्र आंदोलन जो कि बीपीएससी की परीक्षा के जरिए तेज हुआ है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में अब 7 तारीख को सुनवाई होनी है। लेकिन इस परिस्थिति में पहली बार देश के अलग अलग राज्यों में जो भी मुख्यमंत्री है वह इस हकीकत को जानता है कि दरअसल छात्रों के भीतर का असंतोष उसके भी राज्य में है। लेकिन राजनीतिक तिकड़में अक्सर सब चीज छुपा देती है। राजनीतिक तिकड़मों का मतलब सिर्फ जाति और धर्म या सांप्रदायिकता के आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होता है। दरअसल ये छात्रों के भीतर उस असंतोष से बड़ा असंतोष इस बात को लेकर पैदा कर देती है कि विपक्ष में कौन है या विपक्ष को हम अपने साथ ले आएंगे तब आप क्या करेंगे। और शायद यही वो वजह है जो कि दिल्ली के अक्स तले भी देखी जा सकती है। अरविंद केजरीवाल को भी ये लगने लगा है कि सामने अगर बीजेपी हो तब तो वह जीत जाएंगे, लेकिन अगर कांग्रेस भी खड़ी हो गई तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। यानी वोट बट जाएंगे और फिर केजरीवाल के लिए वाकई मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनका सीधा निशाना सीधा मुकाबला इस दौर में मोदी सत्ता को लेकर है। लेकिन बीजेपी इस हकीकत को अब जान चुकी है कि दरअसल कांग्रेस से तो 2-2 हाथ किए जा सकते हैं, लेकिन लंबे वक्त तक केजरीवाल से 2-2 हाथ करना राजनीतिक मुश्किल में खुद को डालना है। तो अब बहुत ही शालीनता के साथ नहीं बल्कि बहुत ही महीन लकीर खींचते हुए बीजेपी ही चाहती है कि दिल्ली में कांग्रेस एक राजनीतिक दल के तौर पर नहीं बल्कि राजनीतिक मुकाबले के तौर पर उभर आए। इसीलिए विधोड़ी जब ये कहते हैं कि उन सड़कें दिल्ली की वह या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ वो खड़े हुए हैं, वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार अलका लांबा भी है और वहां पर वो जाकर कहते हैं कि यहां की सड़कें भी हम प्रियंका गांधी के गाल की तर्ज पर बना देंगे। तो एक झटके में कई सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री की परिवर्तन रैली और परिवर्तन रैली में जाहिर है जो जो मुद्दे जिस तर्ज पर वो उठा रहे हैं उसमें निशाने पर केजरीवाल हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का नाम लेकर कांग्रेस के भीतर एक सुगबुगाहट पैदा करने की कोशिश रमेश विधोड़ी करते हैं। अब इसका दूसरा चैप्टर फिर से महाराष्ट्र में खुलता है, जहां पर कल तक शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की हो या शरद पवार की एनसीपी हो, वह सीधे तौर पर निशाने पर बीजेपी को लेती थी, देवेंद्र फडणवीस की सत्ता को लेती थी और सबसे बड़े खलनायक के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को और किसी ने नहीं, संजय राउत ने ही खड़ा किया, उद्धव ठाकरे ने ही खड़ा किया और यह कहा गया कि दरअसल यही वो शख्स है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में पार्टियों में तोड़फोड़ मचा दी। लेकिन आज की तारीख में वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या शरद पवार की एनसीपी हो, संजय राउत हो या सुप्रिया सूले हो, दोनों तारीफ कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की और कह रहे हैं कि कमाल के मुख्यमंत्री हैं,
बेहतरीन काम करते हैं। यहां तक कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो विदर्भ का गढ़चिरौली का इलाका है, वहां पर भी वह जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं और स्टील सिटी बनाने की दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं, वो बहुत ही लाजवाब कार्य है। यानी ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। और इन परिस्थितियों में एकनाथ शिंदे कहां चले गए? गायब से हो गए। तो क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के करीब आ रहे हैं? और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन के भीतर का सच शायद ममता बनर्जी की एक राजनीतिक जिम्मेदारी लेने की पहल से जो शुरू हुआ, वो दिल्ली में आकर केजरीवाल ने सीधे तौर पर कांग्रेस को नकार दिया, साथ खड़े नहीं होंगे। और इससे आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र में सहयोगी साथी एनसीपी शरद पवार की और उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों बीजेपी के नेता की ही तारीफ में लग गए, बीजेपी के मुख्यमंत्री की तारीफ में लग गए। और इधर जो भी एनडीए के भीतर के सहयोगी हैं, वो ये मानकर चल रहे हैं कि आज नहीं तो कल उनका राजनीतिक कद खत्म हो जाएगा, बचेगी सिर्फ बीजेपी। वह उन्हें पायदान की तर्ज पर इस्तेमाल करेगी, आगे बढ़ जाएगी और पहला निशाने पर तो नीतीश कुमार ही आएंगे। तो नीतीश कुमार सोच रहे हैं, उद्धव ठाकरे सोच रहे हैं, एकनाथ शिंदे सोच रहे हैं, संजय राउत सोच रहे हैं, शरद पवार सोच रहे हैं और इन सब के बीच अखिलेश यादव भी सोच रहे हैं। राजनीतिक तौर पर भविष्य की राजनीति को साधना है अगर, तो नए समीकरणों को बनाना होगा। और इस पूरे घटनाक्रम के भीतर पहली बार शायद बिहार में लंबे वक्त तक संघर्ष करके अपनी राजनीतिक पार्टी को खड़ा करने में लगे प्रशांत किशोर की जुबान पर भी अब संघर्ष की वह बुनियाद आकर खड़ी हो गई है, जहां वो ये मानने लगे हैं कि दरअसल हर कोई तो भ्रष्ट है। जो सत्ता में है, जो सत्ता का विरोध कर रहा है, सभी तो एक सरीखे हैं। इस देश की जनता को खड़ा होना होगा, जन बल को खड़ा होना होगा। और ये अंदाज शायद मौजूदा वक्त को चुनौती देते हुए आईने की शक्ल में बिहार के चुनाव के बीच चमकेगा या नहीं चमकेगा, लेकिन इस आवाज को सुनना चाहिए। सरकार की असंवेदनशीलता है, उनका अहंकार है और कहीं ना कहीं उनका ये भ्रम है कि बिहार की जनता खड़ी नहीं होगी, चाहे उसके साथ जितना अन्याय हो जाए वो खड़ी नहीं होगी। अपने लिए नहीं खड़ी होगी, अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ी होगी। जब चुनाव आएगा तो लोग फिर जातियों में बढ़ जाएंगे, फिर धर्म के नाम पर वोट दे देंगे। इसीलिए लोग जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं। कोई रणनीति नहीं, बस बैठे रहना है, चाहे जो करना पड़े। जब तक बिहार के लोग जगेंगे नहीं तब तक सुधार होगा नहीं। और लोगों को ये समझना होगा कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है, लेकिन जन बल तब होगा ना जब आप घर से बाहर निकलिएगा, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़े होइएगा। वरना 5 साल बैठ के रोते रहिएगा, बच्चों का पेपर लीक होता रहेगा, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, भ्रष्टाचार होगा। और आप उन्हीं नेताओं को बार बार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट देते रहिएगा। इससे कभी बाहर नहीं निकल पाइएगा। तो अगर बिहार में बदलाव चाहिए तो आपको, हमको, सबको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी ओर से हम बैठे हुए हैं। आपको भी अपने स्तर पे खड़ा होना है, जो जहां है वहीं से उसको खड़ा होना है, आवाज उठाना जरूरी है। प्रशांत किशोर जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल इस देश का सच उससे कहीं ज्यादा विभत्स हो चुका है। क्योंकि बिहार के भीतर ही अगर लगभग 80-90 लाख छात्र रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और बेरोजगारों की तादाद 1 करोड़ के पार है, सटे हुए उत्तर प्रदेश में वहां पर रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तादाद अगर 2 करोड़ है और बेरोजगारों की तादाद तकरीबन 3 से 4 करोड़ हो चुकी है, तो फिर राज्य दर राज्य अगर परखते चले जाइएगा तो इस देश के भीतर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, यहां तक कि गुजरात को भी समेट लीजिए, पंजाब को भी समेट लीजिए, हरियाणा को भी समेट लीजिए, दक्षिण भारत के दरवाजों को थोड़ी देर के लिए बंद रखिए। और इस पूरे के पूरे इलाके में जो कि सेंट्रल इंडिया का हिस्सा है या कहें नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है, यहां के लगभग 16 राज्यों के भीतर इस देश के 20 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। आंकड़ों के लिहाज से यह सबसे ज्यादा आंकड़ा आजादी के बाद का है।
आजादी के बाद तो इस देश की पूरी जनसंख्या ही तकरीबन 31 करोड़ हुआ करती थी। आज की तारीख में अगर 20 करोड़ छात्र बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं, और उनके सामने परीक्षा से हटकर वह राजनीति खड़ी है जो राजनीति को साधने के लिए बार बार आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष लगाता रहा है, तो अगला सवाल पहली बार यही हो चला है कि अगर एनडीए और इंडिया गठबंधन इन दोनों के बीच आपसी तालमेल सत्ता के लिए निकटता के तौर पर आता है या विरोध के तौर पर आता है, तो फिर मुद्दे इस देश के भीतर कभी पनप नहीं पाएंगे। यह संदेश बहुत साफ है। और अगला संदेश यह भी है, क्या वाकई इस देश के भीतर के छात्र इस अंदाज में निकल पाएंगे जहां पर वह इस देश के भीतर छात्रों से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों में तब्दील कर दें। हर राज्य का छात्र अपनी अपनी रोजगार की परिस्थितियों को लेकर संघर्ष कर रहा है। वहां पर बीपीएससी है तो हर राज्य में हर जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ी नौकरियां हैं वह भी है, और यूपीएससी के भीतर की लीक होने की परीक्षाएं, वहां पर जो नेक्सस काम करता है वह होना, और राज्य दर राज्य जो भी सत्ताधारी दल है वो किससे पेपर छपवाना है, उस पेपर की जिम्मेदारी किसकी होगी, वहां से अगर लीक हो जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। अगर आप सबको टटोलना शुरू कीजिएगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस की कतार बचेगी। यानी पॉलिटिशियन हो जाइए, नेता बन जाइए, और इन सब के बीच पक्ष और विपक्ष की राजनीति के बीच एक ऐसी स्थिति राज्य में जो बनाने की ताकत रखता है जिससे कोई मुद्दा पनप ना पाए, तो शायद इससे विभत्स राजनीति इस देश में कभी नहीं थी। और इसीलिए 2025 का बरस बड़ा मायने रख रहा है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो चुनाव होने थे उन चुनावों में 2024 ने झटका मोदी सत्ता को दिया, हरियाणा और महाराष्ट्र ने झटका इंडिया गठबंधन को दिया, कांग्रेस को दिया। और अब नया सवाल यह है कि अगर प्यादों को बदला नहीं गया, वजीर की ख्वाहिश हर दिल में पैदा नहीं की गई, तो फिर इस राजनीति के खिलाफ इस देश में कड़ी मुद्दे जनता के जरिए खड़े हो जाएंगे। वो महंगाई से जुड़ी हुई परिस्थितियां हो, बेरोजगारी का आलम हो, छात्रों के भीतर का असंतोष हो, इस देश में गरीब मजदूरों को ना मिलने वाली मजदूरी हो, या फिर व्हाइट कॉलर के तौर पर जो भी रिफॉर्म के नाम पर इस देश के भीतर हो रहा है वो संकट गहरा किस रूप में रहा है, इसका सिर्फ एक उदाहरण काफी है। 2014-15 में बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी जो कि पब्लिक सेक्टर के बैंक थे, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कुल मिलाकर 9,80,000 हुआ करती थी। आज की तारीख में यह घटकर 7,82,000 हो गया है। यानी नौकरियां ना मिलना एक अलग मसला होता है, नौकरियां कम होते जाना यह शायद उस देश की अर्थव्यवस्था पर एक खांचा या एक ऐसा दाग होता है जिसका जवाब कोई दे नहीं पाएगा। जाहिर है हर नजर यहां पर प्रधानमंत्री की दिशा में जाएगी, और प्रधानमंत्री आरोप प्रत्यारोप के दायरे में बड़ी बड़ी लकीरें खींचने से कतराते नहीं। लेकिन अक्सर इस बात का जिक्र होता है कि प्रधानमंत्री के पास एक टीम है जो लिख के देती है, वही वो बता देते हैं, और सामने वाले को लगता है कि अच्छा प्रधानमंत्री देखिए हर क्षेत्र के बारे में सक्रिय रहते हैं। आज जब वो दिल्ली में भाषण देने आए रोहिणी में, तो शुरू में उन्होंने शुरुआत ही की और उनका टेलीप्रॉम्प्टर गायब हो गया। 30 सेकंड तक खामोशी रही। क्या करें उस दौर में देश के प्रधानमंत्री, वह भी दिल्ली के चुनाव को लेकर, क्या कहना है नहीं कहना है। यानी आदमी इतना मशीनीकरण खुद का कर चुका है कि उसके सामने अगर शब्द ना रहें तो वो कुछ नहीं बोल पाएगा। इसका मतलब है कि दिल और दिमाग का कोई ताल्लुकात इस दौर में उस राजनीति से है ही नहीं जिसके जरिए हम लोग सरोकार खोज रहे हैं। एक झलक देखनी चाहिए। करोड़ों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके यहां आया हूं।
दिल वालों की दिल्ली का तो क्या वाकई इस देश के भीतर की राजनीति जनता के लिए सिर्फ एक धोखा है? जी नहीं। इतनी तिकड़में हैं और पर्दे के पीछे के खेल के पर्दे को आज उठाना शुरू कीजिए। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को भी उसमें समाहित कर देते हैं। कहेंगे तो ममता बनर्जी को भी ले आते हैं। अब जरा परखना शुरू कीजिए कि एकनाथ शिंदे को जितनी सत्ता महाराष्ट्र में भोगनी थी, भोग ली। लेकिन इन परिस्थिति में शिवसेना को यह लगने लगा है वो जाए तो जाए कहां। विरोध करके आप सत्ता के करीब नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्रित्व को लेकर जो बातें जिस तर्ज पर अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना कर रही है, वो मैसेज है कि एकनाथ शिंदे को छोड़िए, आने वाले वक्त में हम और आप साथ ही खड़े होंगे। और अगर ऐसी परिस्थिति आपको लग रही है तो क्यों नहीं बीएमसी चुनाव जो होना है उसमें ही हम साथ आ जाएंगे। पर्दे के पीछे का ये बड़ा खेल इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका आप कह सकते हैं, लेकिन गठबंधन को झटका किस बात का? और एनडीए के भीतर जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको लेकर लंबे वक्त तक चलने से लाभ क्या है? तो महाराष्ट्र की राजनीति के घालमेल में हर कोई अपने भविष्य को देख रहा है। उस भविष्य के आसरे बीजेपी भविष्य नहीं देख रही है, बल्कि मौजूदा वक्त में उसके खिलाफ कोई असंतोष उभर कर किसी मुद्दे के जरिए ना आ जाए और जिसे कोई नया पॉलिटिशियन लपक ले और आंदोलन रत हो जाए। जिस आंदोलन रत की स्थिति में बिहार में एक जमीन तैयार हो चली है, वो कौन सा नेता होगा, किस तर्ज पर होगा? क्योंकि शुरुआती दौर में हर किसी को लगा यही कि शायद प्रशांत किशोर अगुवाई करेंगे। प्रशांत किशोर ने अभी तक खुद को सीमित रखा है। राष्ट्रीय तौर पर उन्होंने राजनीतिक चुनाव को लेकर अलग अलग राज्यों में जो भी पहल की, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ बिहार में अपने आप को सीमित रखे हुए हैं। जबकि हकीकत यह है कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम जगहों पर छात्रों के भीतर असंतोष है। वो चाहें तो एक कड़ी के तौर पर चीजों को बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ बिहार की राजनीति को साधने के लिए वो छात्र आंदोलन में खुद सड़क पर हैं, तो अगला सवाल यह भी है कि इस तर्ज पर वोट बैंक साथ में लेकर चलने वाले तेजस्वी यादव भी तो हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में दो नाम आप बार बार भूलिएगा मत, एक चिराग पासवान और दूसरे जीतन राम मांझी का। राजनीतिक तौर पर किसे बाहर करना है, किसे अंदर लाना है, और बीजेपी की स्ट्रेटजी बिहार को लेकर बहुत साफ है कि ऐसी स्थिति बनाओ जिससे नीतीश और लालू मिल ना सके, दोनों अलग अलग चुनावी मैदान में आखिरी क्षण में उतर जाए और बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो जाए और अपने बूते बीजेपी आ सकती है बिहार की राजनीति के भीतर में। क्योंकि मोहभंग की स्थिति छात्रों के भीतर, उनके माँ बाप के भीतर, परिवारजनों के भीतर, किसानों के भीतर, मजदूरों के भीतर, हर तरफ एक मोहभंग की स्थिति मौजूदा राजनीति को लेकर बिहार के भीतर है। यही स्थिति कमोवेश उत्तर प्रदेश के भीतर भी है। इसीलिए पीडीए का निर्माण किया गया, इसीलिए कांग्रेस को साथ लिया गया, इसीलिए उस राजनीति पर सेंध लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के स्टाइल को बिल्कुल अलग करके अपने साथ रखा। और एक प्रतिद्वंदिता जो थी वह योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश में दिखाई नहीं दी, बल्कि दिखाई देने लगा दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई, और अखिलेश भी इसमें फंस गए और वह भी बताने लगे कि देखिए योगी आदित्यनाथ बनाम दिल्ली की लड़ाई चल रही है। इससे लाभ उन्हें नहीं हुआ, बल्कि हां नहीं दोनों वोट, विरोध और समर्थन के दोनों वोट बीजेपी के साथ सिमट जाएंगे, यह स्थिति बनने लगी। तो क्या राजनीतिक तौर पर पर्दे के पीछे की यह परिस्थिति पहली बार एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन में अपने अपने सहयोगियों को खोने को तैयार है और नए गठबंधन की परिस्थिति बनने को तैयार है, क्योंकि हर किसी का भविष्य उसी से जाकर जुड़ा हुआ है? शायद हां, हो सकता है। हम आपको बीजेपी के भीतर जो बार बार कहा जाता है कि दरअसल यह बनियों की पार्टी है, हम आपको एक आंकड़ा बताते हैं जिससे आप समझ पाएंगे इस देश के भीतर का सच। अगर छोटे व्यापारियों के जरिए ही समझे, जो किराना की दुकान चलाते हैं, उनके जरिए अगर आप समझने की कोशिश करें तो सोचिए कि इस देश के भीतर में
उत्तर प्रदेश में लगभग 26.3% किराना की दुकानें बंद हो गई। पश्चिम बंगाल में लगभग 8.5% की किराना की दुकान बंद हो गई। यह हिंदी पट्टी का इलाका और दक्षिण भारत में तो जबरदस्त असर पड़ा है। कर्नाटक में लगभग 32% किराना की दुकानें बंद हुई। तेलंगाना में लगभग 24% किराना की दुकानें बंद हुई। तमिलनाडु में लगभग 20-22% किराना की दुकानें बंद हुई। लेकिन इससे हटकर दूसरी तरफ, इसमें ज्यादातर राज्य आप ध्यान दीजिए, कर्नाटक में कांग्रेस है, तेलंगाना में कांग्रेस है, तमिलनाडु में डीएमके है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, जहां पर एक दूसरा कल्चर लाया गया तो 26.3% किराना की दुकानें बंद हुई। लेकिन राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, जहां बीजेपी या बीजेपी के सहयोग से सत्ता चल रही है, वहां किराना की दुकानें बढ़ाई गई। ये एक मैसेज है कि दरअसल हम किस दिशा में कैसे जाएंगे। और इसका दूसरा सच यह है कि राजनीतिक तौर पर कि अब हमें अपने भीतर के प्यादों को बदलने की जरूरत है। नए प्यादों को वजीर बनाने की उम्मीद और आस के साथ जोड़ने की जरूरत है, जिससे सारी परिस्थिति इसी में अटकी रह जाए और फंसी रह जाए और लंबे वक्त तक सत्ता बरकरार रहे। यह राजनीति हिंदुस्तान में इससे पहले कभी नहीं थी, लेकिन इस दौर में है। आप कुछ कर नहीं सकते। शायद इसीलिए दिल्ली की लड़ाई में एक तरफ मोदी मैदान में है, दूसरी तरफ केजरीवाल है। मोदी सवालों को उठाते हैं, केजरीवाल जवाब देने आ जाते हैं। और किसी तरीके से कांग्रेस जागृत हो जाए, इसका प्रयास बीजेपी अपनी राजनीति के जरिए लगातार कर रही है। लेकिन केजरीवाल इंडिया गठबंधन के साथ थे, लेकिन वो कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी सीधे तौर पर गांधी परिवार पर हमला करने से कतराती नहीं है, लेकिन गांधी परिवार पर हमला करके राजनीति को चमकाने की दृष्टि से नई सोच दिल्ली की राजनीति में आ रही है। यानी 3 बड़े सवाल, और इन 3 बड़े सवालों से पहले हमें लगता है कि प्रधानमंत्री के इस अंदाज को पहले सुनना चाहिए। और इसलिए दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा। यानी सिर्फ नारे हैं। जनता को खुद से जोड़कर नारे लगाने की यह सोच जो है मुद्दों से अलग कर देती है। यानी मुद्दे इस दौर में चर्चा में नहीं आए, बल्कि नारों की शक्ल में राजनीतिक फैसले होने लगे। जो तो 3 सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं इस देश के लिए। पहली बार इस देश के भीतर में 20 करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तादाद राज्य दर राज्य मौजूद है, लेकिन वह मुद्दा नहीं है। पहली बार इस देश के भीतर में पब्लिक सेक्टर में रोजगार खत्म हुए हैं, लेकिन वह मुद्दा नहीं है। और कुल अगर आपको जानकारी चाहिए कि कितनी नौकरियां खत्म हो गई बीते 10 बरस में, वह भी पब्लिक सेक्टर के भीतर, तो उनकी तादाद तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा की है। पहली बार इस देश में ठेके पर काम शुरू हो गया। यानी कोई परमानेंट नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। और इस देश के अलग अलग मंत्रालयों में जो काम हो रहा है और जो काम करवाया जाता है, उसमें पहला जोर इसी बात को लेकर दिया जाता है। देखिए, पेंशन तो कभी नहीं देंगे। यानी पेंशन एक बोझ है, उसको आप खत्म कीजिए, सबको कॉन्ट्रैक्ट पे लाइए, कॉन्ट्रैक्ट से तत्काल में काम लीजिए, पैसा दीजिए, विदाई कीजिए। यानी सवाल अग्निवीरों का नहीं, इस देश के पूरे सिस्टम के अग्निवीरों का है। उस दिशा को मुद्दा बनने नहीं देना चाहिए। और उससे जुड़ी हुई परिस्थितियां जो महंगाई के तर्ज पर मौजूद होगी, बेरोजगारी की स्थिति के साथ जूझती हुई नजर आएगी, तो उसके लिए लाभार्थियों की तादाद हर क्षेत्र में कैसे बढ़ाई जाए और किस नए नारे को लगाया जाए, इसी दिशा में राजनीति को चलना है। और इस चलती हुई राजनीति में सत्ता के साथ विपक्ष खड़ा होना चाहेगा, तो फिर इंडिया गठबंधन के भीतर की खुली टूट और
एनडीए के भीतर से भटकाव या आपसी संघर्ष जो दबी जुबान में रहेगा, यह सब खेल चलते रहना चाहिए। अन्यथा मुद्दे जाग गए तो इस देश की सियासत पलट जाएगी और उसे पलटने देना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।